अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 11 दिल्ली का जो केमिस्ट्री का जो प्रीलियम पेपर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अलॉन्ग विद दी एमसीक्यूज और सेक्शन बी और सेक्शन सी में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी मैं जो है एक ही साथ वीडियो में शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग पेपर की प्रैक्टिस कर सकें। और इंशाल्लाह काफ़ी अब आपको पता है कि स्टूडेंट्स बोर्ड के पेपर जो है कुछ कॉन्सेप्चुअल आएंगे, तो इंशाल्लाह मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ कोशिश ये है कि संडे तक मैं शेयर कर दूं केमिस्ट्री फिजिक्स के, ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकें। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पूरे बोर्ड का पेपर कॉन्सेप्चुअल नहीं आएगा, सिर्फ चंद क्वेश्चंस होंगे वो कॉन्सेप्चुअल आएंगे, क्योंकि अगर पूरा पेपर कॉन्सेप्चुअल आ गया तो अटेम्प्ट करना सबके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो परेशान नहीं हो, आप लोग अपनी तैयारी करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे वाया व्हाट्सएप और कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। और आपके जो है कमेंट्स का और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरी गाइडेंस लेते हैं, तो इससे मुझे जो है और मोटिवेशन और पावर मिलती है ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो आप लोग जो है मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो इसके एमसीक्यूज़ पे आ जाते हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, फॉर एफ ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ एन एंड एल आर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है एन इज इक्वल्स टू 4 एंड एल इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमारे पास जो सब शेल के ऊपर होता है एफ का तो एजिमुथल क्वांटम नंबर का एल की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू 4 होगी। नेक्स्ट है द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इज इक्वल्स टू 3 टू एन इज इक्वल्स टू 2 नाइट्रोजन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूसेस अ स्पेक्ट्रल लाइन इन विच सीरीज। तो वो वहाँ पर बेलमार सीरीज़ में करता है, क्योंकि वो हमारे पास विजिबल रीजन में जो है हमारे पास बेलमार सीरीज़ आती है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड का जो पोलर बॉन्ड है सी डबल ओ बॉन्ड है, बट है जीरो डायपोल मोमेंट बिकॉज इसका लीनियर शेप है और डायपोल जो है उसकी कैंसिल हो जाती है। डायपोल क्यों कैंसिल हो जाती है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्योंकि इस वजह से क्योंकि उनके जो मैग्नीट्यूड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी आप लीनियर का मतलब है वो स्ट्रेट लाइन जा रही है, यानी कोई हमारे पास वो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल शेप नहीं है। तो जिस वजह से जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो रिजल्टिंग जो उनकी जो नेट डायपोल होती है वो जीरो होती है। तो अब इसमें हम जो एमसीक्यू नंबर 4 पे चलते हैं। द नेगेटिव प्लेट ऑफ अ लेड स्टोरेज बैटरी इज मेड अप ऑफ। वो जो है हमारे पास किसकी बनी होती है, वो हमारे पास लेड की बनी होती है, क्योंकि नेगेटिव प्लेट यानी जो एनोड होती है, यानी लेड पॉजिटिव है, तो आपको पता है कि जब वो करंट पास करती है तो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की डिफ्लेक्ट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। तो लेड इसका आंसर है। हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन अमोनिया एंड वाटर। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्यों होती है, ताकि आप लोगों को मैं ये, क्योंकि उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जिसमें से सेंट्रल एटम आपको पता है कार्बन होता है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। तो इसमें क्या 3 बॉन्ड पेयर्स, यानी जो है अमोनिया और मीथेन में जो है हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और एक लोन पेयर होता है। वाटर में जो है 2 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर होते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। विच थर्मोडायनामिक फिनोमेना एक्सप्लेन द cooling of a real gas when it extend from high pressure to lower pressure as use of the refrigeration air conditioner। तो वो जूल थॉमसन फिनोमेना होता है हमारे पास। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। इफ हमारे पास इफ गैस मॉलिक्यूल कोलाइड्स वर नॉट इलास्टिक मीनिंग द एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग every hit, what will happen? Molecules will stop moving। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नेक्स्ट है polymorphism is an element specifically called allotropy। concave meniscus is formed when, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है एडहेसिव फोर्सेस ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्सेस। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि विच स्टेट ऑफ वाटर शो द लीस्ट मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर एंट्रोपी, आई सेट -8 डिग्री। अच्छा, अब इसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि आई सेट -8 डिग्री क्यों मैंने यहाँ पे बोला है। वो इसी वजह से बोला है कि जो एंट्रोपी का जो डिसऑर्डर होता है, यानी सॉलिड्स होते हैं उसकी लेस एंट्रोपी होती है, और जब लिक्विड की जो यानी जब टेम्परेचर को आप डिक्रीज़ करेंगे तो उसकी जो है एंट्रोपी भी डिक्रीज़ होगी। तो आइस की जो है लोएस्ट टेम्परेचर पे लीस्ट डिसऑर्डर होगा, इस वजह से आइस है -8 डिग्री। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लो, यानी ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, यानी इसके अंदर आपको ऑक्सीजन का स्टेट मालूम करना है। इसके अंदर ऑक्सीजन का स्टेट होगा +1। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं सर वैसे तो ऑक्सीडेशन जो है ग्रुप 7A में होता है, सॉरी ग्रुप 6A में होता है, तो उसका -2 होना चाहिए। वो जो स्टूडेंट हर स्टेट जब वैसे वो तो उसका एक और ओरिजिनल स्टेट है, लेकिन अगर हम इसके हिसाब से देखें तो इसके हिसाब से आपको पता है यहाँ पे फ्लोरीन का दिया हुआ है, तो अगर फ्लोरीन का 2 है तो उसमें जो है जाहिर सी बात है, मैं अगर उसको सिंप्लीफाई अगर इस तरीके से करूँ कि अगर मैं ऑक्सीजन का जो इसको x ले लूँ, सही है, फिर उसको अगर मैं 2x, और फ्लोरीन का जो है हमें पता है कि वो वैलेंस यानी क्या होती है -1 होती है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो -2 प्लस 2x। तो जब मैं इसको जो है यानी सिंप्लीफाई करूँगा तो 2x = 2 और x की वैल्यू मेरे पास
+1 आ गई, तो आपका जो +1 यहाँ पे ऑक्सीजन का स्टेट हो गया। फिर है ओनली 1 पेयर ऑफ लिक्विड इन द फॉलोइंग सेट डज नॉट रोल्स, तो वो है इथेनॉल एंड एसीटोन। फिर नेक्स्ट पे आते हैं हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड base has a difference of only one proton. The theoretical yield of a reaction is 50 gram if the percentage yield is 80%. What is the actual yield? तो वो हमारे पास होगी यहाँ पे 40 ग्राम। तो हमारे पास जो परसेंटेज यील्ड का जो एक्चुअल यील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो परसेंटेज यील्ड मल्टीप्लाई बाय थ्योरेटिकल यील्ड अपॉन 100। तो 80 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाय 100, तो उसका जो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 40। ठीक है, फिर इसमें जो है हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, द इक्विलिब्रियम ऑफ N2 यानी जो इक्वेशन इसका क्या होगा, वो होगा बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर हमारे पास में राउंडिंग ऑफ डेटा बताने कितने सिग्निफिकेंट है, तो जो 2 सिग्निफिकेंट होगा 0.0046 के नियरेस्ट होगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? एक्सोथर्मिक का होता है डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एमसीक्यूज फिनिश हुए। अब हम जो इसमें सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जो है इसके सेक्शन बी पे चलते हैं। सेक्शन बी में जो है मैं क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के साथ रीड कर लेता हूँ, और जो फिर न्यूमेरिकल होंगे वो मैं आप लोगों के साथ सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो आप लोग इससे फिर अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें आपको 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसमें चॉइसेस भी हैं, बोर्ड में इतनी ज़्यादा चॉइसेस नहीं आती, ज़्यादा 2 मैक्सिमम 3 होती हैं। तो पहला है हमारे पास डिफाइन एनी 4 एवोगाड्रो नंबर, स्टिचोमेट्री, डायपोल, फ्यूल सेल, लिक्विड क्रिस्टल। और है डिफरेंशिएट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड है, होमोजेनियस कैटालिस्ट, हेट्रोजेनियस कैटालिस्ट है, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। फिर है कंबशन ऑफ इथेन इन एयर, अच्छा सॉरी यहाँ जो न्यूमेरिकल है ये वाला न्यूमेरिकल, इसमें आपको निकालना है कि CO2 गैस का मास कितना फॉर्म है। फिर आपको दूसरा अफबाउ प्रिंसिपल का जो है आपको प्रिंसिपल है, फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है इन तीनों की। अब जैसा कि आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लस यानी जो +1 का -1 का मतलब है कि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और प्लस का मतलब है वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और जो नॉर्मल होता है उसकी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल होती है। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे पास ड्रॉ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल एंड राइट डाउन द MO की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बॉन्ड ऑर्डर, एक्सप्लेन द डायमैग्नेटिक बिहेवियर। फिर है डिफाइन विस्कोसिटी, गिव इट्स यूनिट एंड एक्सप्लेन 2 फैक्टर दैट अफेक्ट्स द विस्कोसिटी। डिफाइन फिर हमारे पास है डिफाइन यूनिट सेल, हाउ कैन यू डिटरमाइन द Na सोडियम कैल्शियम वो सॉरी क्लोरीन आइंस, यूनिट सेल ऑफ अ सोडियम क्लोराइड। फिर है सोल्यूशन है डिजॉल्व इन 14.8 ग्राम ऑफ HCl इन 25 degree water, 25 the volume of solution 750 centimeter cube and HCl is assumed to be completely ionized, calculates pH। फिर और चॉइस में डिफाइन मोल फ्रैक्शन 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 72 ग्राम वाटर ऑफ to make a solution, calculate the mole fraction of glucose and water in a solution। फिर define rate of reaction, write the factors or 5 factors which influence the rate of reaction and describe the effect of surface area on rate of reaction। फिर define solubility will cadmium hydroxide precipitate at pH 9 और उसका KSP इतना दिया है। फिर हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, यानी इसमें ये न्यूमेरिकल रीज़न है कि अगर इसकी रेट ऑफ कंपोजिशन इतना डिकम्पोजिशन इतनी हो तो क्या इसकी कंसनट्रेशन डबल होगी या हाफ होगी, अगर कर देते हैं तो क्या होगी। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, ये दोनों हमारे पास न्यूमेरिकल है। लास्ट वाला जो आपको डेल्टा हीट का फॉर्मेशन का न्यूमेरिकल है। तो अब हम जो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम जो है इसके न्यूमेरिकल्स की सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है, combustion of ethane in air to form carbon dioxide and water is given in the following equation. If a mixture containing 2.8 gram of ethane, 6.4 gram of oxygen is allowed to ignite, identify the limiting reactant and यानी determine the mass of carbon dioxide gas का इसमें निकालना है। तो इसमें सबसे पहले तो जो है हमें इक्वेशन यानी इक्वेशन दी हुई इक्वेशन को हम देखेंगे। तो अब इसमें जो है मैं यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे करूँ कि डेटा की हेडिंग डालिए कि मेरे पास मास ऑफ इथेन कितना है, यानी डबल बॉन्ड वाला। तो मेरे पास मास ऑफ इथेन यहाँ पर है 2.8 ग्राम है। फिर मेरे पास दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, मेरे पास मास ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन गैस का मास है, वो मेरे पास कितना है, मास ऑफ O2। ये अच्छा एग्जाम्पल्स का आपका सवाल है, चैप्टर नंबर 1 का 1.15 इसकी
एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि आप लोग इसको ढूंढ लें। पेज नंबर वो मैंने भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वो आप मुझसे पूछना चाहते पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। फिर इसमें जो है हमारे पास वो कितना है, 6.4 ग्राम है। फिर हमें क्या निकालना है, मास ऑफ CO2 निकालना है, यानी मास ऑफ CO2। और इसमें बताना है कि LR यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसके अंदर क्या है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो हम लोग इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें इथेन से जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, सही है। तो अब जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम लोग जो है इसमें मोल्स निकाल लेंगे। हमारे पास मास दिया हुआ है, तो मैं अगर यानी अगर मैं मोल्स ऑफ इथेन की बात करूँ यहाँ पे, यानी मोल्स ऑफ इथेन। अब स्टूडेंट मुझसे पूछेंगे सर हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो इक्वेशन के अंदर क्लियरली मेंशन है स्टूडेंट्स के इथेन से हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है। अब जब इसको मैं नीचे सॉल्व करूँगा तो मैं जो है आपको फिर बताऊँगा कि अब यहाँ पे हमारे पास जो गिवन मास है वो 22.8 है, और जो इसका जो मोलर मास होता है वो हमारे पास है, यानी कार्बन का 1 का 12, 2 का 24 और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का 4, तो 28 हो जाएगा। तो 2.8 को जब हम 28 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.1 mol। तो मेरे पास ये इसके आ गए मोल्स, ठीक है। फिर मैं निकालूंगा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का, मैं निकालना चाहूँ, वो सिंपल है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, कुछ स्टूडेंट एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस में कंफ्यूज आते हैं। स्टूडेंट एटॉमिक मासेस से हम लोग जो है नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, एटॉमिक नंबर से नहीं निकालते हैं। ऑक्सीजन का 6.4/32 यानी O2 है, O का सिंगल का 16 होता है और 6.2, तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 0.22 मोल आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें से, अब जाहिर सी बात है इसमें से अब लिमिटिंग रिएक्टेंट मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इसमें क्या होगा। इसमें जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो हमारे पास ऑक्सीजन है, क्योंकि जिसके मोल ज़्यादा हैं वही अगर देखा जाए तो यही है। तो इसको ही मैं यहाँ पे जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट का यहाँ पे LR का मैं इसमें जो है आपको बोल देता हूँ, यानी ये वाला हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। फिर आप इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वही इक्वेशन फॉर्मेशन में भी आप लोगों को वहीं लेके जा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से पता चलेगा कि मास ऑफ CO2 हमारे पास कितना होगा। सिंपल सवाल है, इजी है, बस ये कि आपको थोड़ा सा समझ के करना है। तो अब हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यानी अगर हमारे पास क्या दे रहा है कि एक मोल जो इथेन का है वो हमारे पास दे रहा है, यानी दे रहा है 2 मोल्स CO2 दे रहा है, सही है। तो अगर हमारे पास जो है वो 0.1 मोल, यानी जो इथेन के मोल आया था 0.1 मोल, यहाँ पर मैं डिक्टो मार्क डाल देता हूँ, 0.1 मोल मेरा कितना देगा, 0.2 मोल्स देगा, यानी जो 0.2 मोल्स CO2। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास है उसमें जो है हमारे पास, अगर मैं कंपेयर करूँ कि जो अगर 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना दे रहे हैं, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ मैं अगर O2 से अगर मैं CO2 को प्रोड्यूस करना चाहूँ, O2 CO2, तो मेरे पास ऑक्सीजन के कितने 3 मोल्स हैं, यानी 3 मोल्स O2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरा कितना है तकरीबन होगा 2 मोल्स ऑफ CO2, यानी 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स CO2। अब ऑक्सीजन के जो मेरे पास मोल्स आए थे वो कितने थे, 0.2 आए थे, सॉरी, हाँ सॉरी, अगर मैं अभी इसमें मैं वो नहीं करूँगा, इसमें जो है इस तरीके से हम लोग इधर, सॉरी, पहले 1 का निकालेंगे, फिर जो हमारे पास डिज़ायर कंडीशन है हम उसका निकालेंगे। अगर मैं 1 करूँ तो 1 मोल मेरे पास कितना देगा, 2/1 मोल O2, 2/3, ठीक है। फिर अगर मेरे पास 0.2 की बात करूँ मैं, 0.2, तो वो मेरे पास देगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय O2,
तो जब इसको हम जो है जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.133, यानी ये कार्बन के आ जाएंगे मेरे पास, CO2 ये मेरे पास कार्बन के आ गए। अच्छा, अब इसमें अब आप देख रहे हैं, अगर इसमें मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट में आपको बता चुका हूँ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है ऊपर हमारे पास ऑक्सीजन ही होगा। अब हमारे पास मोल्स आ गए, सही है, तो हमें मास निकालने में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मास निकालने के लिए जो मेरे पास फार्मूला होता है वो मेरे पास अमाउंट को ही मास कहते हैं, तो वो नंबर ऑफ मोल्स गिवन अपॉन मोलर मास, यानी हाँ गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। तो मैं यहाँ पे अमाउंट कह लूँ, यानी अमाउंट अगर उन्होंने बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मास ऑफ CO2 यूज्ड, तो मैं अमाउंट CO2 इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास कार्बन ऑक्सीजन का 16, 32 और कार्बन का 12, तो 32 प्लस 12 हमारे पास होते हैं 44, तो 44 ग्राम इसका हमारे पास आ जाएगा। ये कितना है 0.1133 मल्टीप्लाई बाय 44। तो अब यहाँ पे हमारे पास वो आ जाएंगे तकरीबन 5 ये मेरे पास जो है इसका मास आ गया। तो पहला वाला जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स उसका जो हमारे पास ये है। अब जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है उसमें जो है हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। हमारे पास फ्लोरीन है, पोटेशियम है और कॉपर है। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले जो क्वेश्चन इसका मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास ये, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें सबसे पहले मेरे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन -1 है। तो माइनस मतलब क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसकी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मैं इसकी करूँ तो Z क्या बनेगा, यानी 10 बनेगा। क्यों? क्योंकि वो 9 + 1 वो मेरे पास हो जाएगा 10। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो मेरे पास क्या होगा 1s2 2s2 2p6 ख़त्म। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गई। फिर नेक्स्ट हमारे पास है वो है पोटेशियम K+। इसका मतलब ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन डिनोट कर सकता है, डिनोट बोल रहा हूँ सॉरी, डोनेट कर सकता है। तो ये 19 है। तो इसमें देखा एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग माइनस कर देंगे। तो Z = 19 - 1, तो मेरे पास बच गया 18। तो जब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तो 1s2 2s2 2p6 ये हो गए 10, 3s2 ये हो गए 12 और ये हो गए 3p6। आप लोग काउंट कर लें, 2 2 4 10, 2 12 और 6 18। और जो लास्ट हमारे पास है वो है कॉपर का। कॉपर का जो हमारे पास होता है Cu, वो हमारे पास होता है 29 है वहाँ पे। तो हम लोग जो है उसको भी देख लेते हैं। कॉपर की हमारे पास है 29 है। तो अब हम जो है उसको सॉल्व करते हैं। Cu Z = 29। तो अब इसकी हम लोग कर लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक मेरे पास कितना होगा 18। 4s2 ये हो गए 10। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर आप 3d9 भी लिख सकते हैं, 3d10 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 3d10 लिखूँगा। क्यों? मैं आपको वजह बता देता हूँ। 3d10 मैंने लिखा तो यहाँ पे d ऑर्बिटल मेरे पास कंप्लीट हो गया, सही है। लेकिन ये हो जाएंगे फिर 30। अगर मैं काउंट करके आपको बताऊँ तो 2 4 2 2 4 10 12 18 20 और ये 30, यानी लेकिन यहाँ पे मेरे पास 29 है। इसमें आपको पता है कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो ऑर्बिटल के जो रूल होते हैं उसमें जो लास्ट होता है अगर वो 1 से फिल हो रहा हो तो कर देता हूँ। मैं इधर में सिंपली क्या करूँगा, बस 4s1 कर दिया। तो बस ये चीज़ है हमारे पास। तो अब हमारे पास ये न्यूमेरिकल यानी ये कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म होती है। अब इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है कि अ सोल्यूशन इज मेड बाय डिजॉल्विंग क्या है हमारे पास 13 ग्राम ऑफ यानी हुई है
कि 114 ग्राम HCl इन वाटर। फिर हमारे पास इफ़ द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 750 सेंटीमीटर एंड HCl इज अज्यूम टू बी कम्प्लीटली आयोनाइज, देन व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ, यानी क्या निकालना है, कैलकुलेट द pH। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 6 कह लें इसको, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें सबसे पहले हमारे पास मास दिया हुआ है, वो कितना है, 14.8 ग्राम है, ठीक है। फिर यहाँ पर वॉल्यूम है, अब सेंटीमीटर क्यूब, इसको हमें मीटर क्यूब में करना होगा, 750 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मैं अगर मीटर क्यूब में करूँगा तो मुझे इसको 1000 से डिवाइड करना होगा। तो जब मैं उसको डिवाइड करूँगा तो वो मेरे पास हो जाएगा 0 पॉइंट, सॉरी इसको मैं डीएम क्यूब में करूँगा, नॉट मीटर में, तो मेरे पास हो जाएगा 0 पॉइंट, ये मैंने इसको कर दिया। ये भी जो है स्टूडेंट्स आपकी जो है एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सॉरी आपका बुक का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपका चैप्टर है। फिर इसमें जो है दूसरी चीज़ हमें निकालनी है pH, ये दो चीज़ें थी, इसका मैंने यहाँ पे डेटा आप लोगों के सामने लिख दिया। फिर नेक्स्ट पेज, अच्छा अब इसमें सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास मास दिया हुआ है, और अगर हम इसमें से मोल्स निकाल लें तो मोल्स हम लोग निकाल सकते हैं। किसके निकालेंगे मोल्स हम लोग जो निकालेंगे जो HCl का हमारे पास है, क्योंकि इसमें हमें HCl का ही यानी जो कम्प्लीटली आयोनाइज है उसका वो मास में दिया हुआ है। तो मैं अगर यहाँ पे N का फॉर्मूला लिखूँ, यहाँ पे NaCl यानी HCl के मोल्स, गिवन मास मेरे पास कितना है 14.8, और जो उसका वो होता है मोलर मास 36.5, क्लोरीन का 35.5, Cl का Cl2 का 71 होता है, और हाइड्रोजन का 1। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास हो जाएंगे 0 पॉइंट, तो ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। फिर इसमें जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास होगा वो हमारे पास ये होगा कि आप जो हमारे पास जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वो हम लगा देंगे, क्योंकि हमें H+ साइन किया, यानी जो इसमें यानी कंसंट्रेशन निकालने के लिए जो pH हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। तो ऐसा से जो मोलैरिटी का मेरे पास फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, N अपॉन V। तो जब हम इसको यानी वॉल्यूम डालेंगे मोल 0 पॉइंट, और वॉल्यूम हमारे पास 0.75 है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 0.54 मोलर, यानी जो मोलैरिटी जो हमारे पास कंसंट्रेशन आई है वो 0.54 आई है। अच्छा अब इसको जो अगर मैं HCl को डिसोसिएट कर दूं उसके आइंस में, आपको पता है कि वो हमारे पास क्या होता है, H पॉजिटिव होता है, और क्लोरीन जो है हमारे पास माइनस होता है सिंपली। अच्छा अब दोनों की यानी कंसनट्रेशन हमारे पास 0.454 है, तो दोनों की हमारे पास यही होगी। तो अगर मैं H+ आयन की यहाँ पे कंसनट्रेशन की बात करूँ तो H+ आयन की मेरे पास होगी 0. तो मेरे पास जो pH का फॉर्मूला होता है pH = -log ऑफ H+ कंसनट्रेशन की, H+ कंसनट्रेशन की आइंस। अब सिंपल है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो है मैं वैल्यूज़ पुट कर दूंगा। वैल्यूज़ क्या होंगी मेरे पास, -log, आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं, आपको अलाउ है तो आप लोग जो इसका डायरेक्ट आंसर फाइंड कर लिएगा। तो pH की मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.267। तो जो यहाँ पर जो स्टूडेंट जो pH की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास ये आ रही है। तो अब हम जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जितना मैंने आपको समझाया है उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग लाजमी मुझसे पूछ सकते हैं। आपका रिस्पांस मेरे लिए हाईली अप्रिशिएटेड होगा कि आप लोगों को चीज़ समझ में आई है या नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे एट अ स्पेसिफिक टेम्प, यानी जो क्वेश्चन नंबर हमारे सॉरी इसके बाद दोनों वो हैं हमारे पास। फिर जो हमारे पास है इन अ रिएक्शन टू, यानी ये भी आपको सॉल्व करवा देता है। इन अ रिएक्शन टू SO3 गिव्स अस SO2 एंड O2
तो द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ SO3 इज RKC4, व्हाट इज द रेट इफ द कंसंट्रेशन इज डबल्ड और हाफ। तो इसका भी मैं जो ये क्वेश्चन नंबर 8 का और वाला पार्ट है, तो मैं यहाँ पे आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ कि ताकि आपको जो है इक्वेशन से जो है कोई कंफ्यूजन ना हो। प्लस O2, सही है। अच्छा, जो अब इसमें जो है हमारे पास, तो सबसे पहले अब आप देख रहे हैं इसमें हमें बोला कि अगर SO2 की जो हमारे पास यानी जो दी गई वो डबल्ड है, तो किस तरीके से करेंगे। अगर जब कंसंट्रेशन जो हमारे पास SO2 की जब डबल्ड हो रही है, यानी SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड जब हमारे पास डबल हो रही है, तो डबल्ड के बाद जो हमारे पास जो रेट होगा वो भी जो है 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, यानी जो रेट, यानी मैं रेट को 2 का स्क्वायर कर दूँ तो मेरे पास हो जाएगा 4 टाइम्स। फिर इसका ये पहला वाला उन्होंने दूसरे में कहा कि हाफ, अगर हाफ करेंगे तो हाफ में क्या होगा, अगर SO3 की हाफ होती है यानी आधी 1 हो जाती है, इसमें जैसे 2 है तो अगर मैं उसको 1 कर दूँ तो वो क्या हो जाएगी 1/2 हाफ, यानी हाफ, तो वो मेरे पास डिक्रीज हो जाएगी। सिर्फ ये करवाने का मकसद ये स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आ जाते हैं क्योंकि थोड़े कॉन्सेप्ट वाले हैं, तो मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं। तो इसकी वो हो जाएगी डिक्रीज बाय 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 टाइम्स। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास फिनिश होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है हमारे पास के 45 मोल फ्रैक्शन है 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 72 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ टू मेक अ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर इन अ सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। मैंने आपको 8 पहले करवा दिया, तो ये 6 मैं आपको बाद में करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। अच्छा, सबसे पहले आप हमारे पास मोल्स के लिए हम जो हम लोग है, हम लोग सबसे पहले हम मोल्स निकाल रहे हैं। सबसे पहले मोल्स, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, यही होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, C6H12O6। कार्बन का 1 के 12, 6 के 72, और हाइड्रोजन के जो है कितने होते हैं 12 प्लस ऑक्सीजन के यानी 16, 6 कितने होते हैं 96 जी। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा 180। मेरे पास मास दिया हुआ है वो कितना है 45, तो मैं मोल्स के लिए क्या करूँगा 45 डिवाइडेड बाय 180, तो मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.2। तो मेरे पास ये जो मोल्स आ गए 0.2 आ गए, किसके आ गए ग्लूकोज के, C6H12O6। तो यहाँ पे मैं इसका यूनिट भी लिख देता हूँ, वो मेरे पास मोल होता है। फिर नेक्स्ट में क्या, हम जाहिर सी बात है हम ऑक्सीजन के निकालेंगे हमारे पास, सॉरी वाटर के। वाटर का आपको पता है कि मोलर मास क्या होता है, अगर हम केमिकल लेंगे, अगर वो H2 मोलर मास उसका होता है 18। तो जब 18 को यानी जो हमारे पास है 72 को 18 से 4 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, यानी मैं अगर करूँ कि मोल्स H2O, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आपको, वो मैं नहीं कर रहा कि आपको पता है, वो ग्लूकोज का मैंने इसलिए 72/18, तो मेरे पास आ जाएंगे 4 मोल। ठीक है, इसका यूनिट मैंने लिख दिया। फिर नेक्स्ट चीज़ हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ, यानी अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालना चाहूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो उसका जो मेरे पास फार्मूला होता है वो होता है X से, यानी जो अगर ग्लूकोज को मैं अगर X2 कह लूँ, वाटर को मैं अगर
यानी मैं x1 कह लूँ, तो वो किस तरीके से हम लोग निकालना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं अगर इसमें ग्लूकोज के लिए कह रहा हूँ तो उसके लिए मैं उसको x कह लूँ, या मैं इसको मैं इसको x1 कह लेता हूँ, सही है। तो x1 के लिए जो मेरे पास ग्लूकोज के मोल्स हैं वो मेरे पास कितने हैं 0.25, और दोनों को हम लोग नीचे प्लस कर देंगे 4 + 0.25, तो मेरे पास आ जाएंगे, यानी जो मुझे निकालना था, क्या निकालना था, मोल फ्रैक्शन, वो 0.058 मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन पे जाऊँ, यानी मोल फ्रैक्शन उस पे जाऊँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पे, H2O पे, उसको मैं x2 कह लेता हूँ, सही है। तो इसके लिए जो मेरे पास वही होगा, यानी मैं अगर इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूँ, मैं इसको N2 मैंने N2 N1 + N2 वैल्यूज डालेंगे 4/4 + 0.25, तो ये मेरे पास आ गई 0.941, तो दोनों के मोल फ्रैक्शंस आ गए। ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश होता है स्टूडेंट। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास जो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन वाला जो क्वेश्चन है वो हमें करना है। क्या है हमारे पास कि स्टेट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट टेक्स 290 seconds फॉर अ 1.5 dm³ सैंपल ऑफ हीलियम टू इफ्यूज थ्रू अ पोरस मेम्ब्रेन। Under similar condition, a 1.5 dm³ of unknown gas X takes 1080 seconds, 85 seconds to fuse. Calculate the molar mass of X gas. तो इसको हम लोग देखते हैं, इजी न्यूमेरिकल है, समझ के करना है। तो यहाँ पास क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पास है क्वेश्चन नंबर 9। तो बस इंशाल्लाह थोड़े से न्यूमेरिकल्स रह गए, इंशाल्लाह बाकी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास इसके अंदर में डायरेक्ट ही जो है, यानी हमारे पास डेटा मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो मासेस वगैरह दिए हैं वो क्या होता है, RHE/RX, यानी जो हमारे पास होता है जो मोल का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी इसका इफ्यूजन का RHE, और RX में दूसरी वाली गैस को क्या लेता हूँ, रूट में mx/mRMH, यानी हीलियम का जो हमारे पास मास है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा, अब इसको जो है हम लोग ब्रेक कर देंगे, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, यानी टाइम और जो यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, तो V/T पे हम लोग इसको कर देंगे, यानी जो रेट का होता है वो होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम, तो VHE डिवाइडेड बाय THE यानी हीलियम का टाइम, फिर VX डिवाइडेड बाय T यानी जो अननोन गैस है वो उसका टाइम, यह हमारे पास एज इट इज रहेगा, यानी mx/mHE, m हीलियम का। सिंपल है, इसके अंदर हम लोग वैल्यू डाल देंगे। ऊपर का मेरे पास सारी चीज़ें दी हुई हैं, 1.5 डिवाइडेड बाय 290, नीचे का जो है मुझे इसके अंदर यानी जो है वो 1.5 है, और वो कितना है 1085। mx जो है मुझे निकालना है, हीलियम का मेरे पास दिया हुआ है 4। ठीक है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल यानी 1.5 कैंसिल हो जाएगा, फिर जो है ये 1080 ऊपर आ जाएगा, 290 जो है नीचे आएगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो हमारे पास ये फिर बचेगा mx/2। अब सर पूछेंगे mx/2 किधर से आया,
तो स्टूडेंट्स mx/2 आया वो, अब उसको अगर मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो वो mx/4 ही बन जाएगा। तो सिंपल है, अब मैं इधर स्क्वायरिंग कर देता हूँ बोथ साइड पे, जो मुझे रूट ख़त्म करना है। तो जब मैं इसको रूट को ख़त्म करूँगा तो मेरे पास, जब इसको मैं सिंप्लीफाई करके जो डायरेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो मेरे पास आ जाएगा, यानी जो मास ऑफ अननोन गैस है वो 56 ग्राम पर मोल है। तो इसका जो मेरे पास ये वाला आंसर है। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का है। तो डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का हम लोग इस तरीके से क्या है, डेल्टन ऑफ पार्शियल प्रेशर 20 dm³ ऑफ सिलेंडर इज filled हाँ 20 km³ filled 04.25 moles of oxygen gas and 12 moles of helium gas at 25 degree. Calculate the total pressure of gas and mixture and partial pressure of oxygen and helium gas in a cylinder. तो उसमें टोटल प्रेशर भी निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम और उसका भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है स्टूडेंट्स इसमें डेटा बना लेते हैं, क्योंकि ये कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का चॉइस में। आप लोगों में पहले ही बता चुका हूँ स्टूडेंट, चॉइस में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये सिर्फ आप लोगों के लिए एज अ प्रैक्टिस के लिए कि आप लोगों को भी ये सारे फॉर्मूले आपको माइंड में आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें सबसे पहले मैं जो है डेटा बना लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम 20 dm³ दिया हुआ है यहाँ पे। फिर हमारे पास जो है यहाँ पे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और मोल्स ऑफ हीलियम दिए हुए हैं, यानी NO2 मेरे पास कितने हैं, 4.25 मोल्स। फिर मेरे पास जो है NHE यानी N हीलियम, यानी मोल्स ऑफ हीलियम कितने हैं मेरे पास, वो हैं 12 मोल्स। फिर इसके अंदर जो है फॉर्मूले भी मैं यही लिख देता हूँ कि हमें टोटल का फॉर्मूला क्या है, और हमारे पास जो है पार्शल का, यानी कि टोटल अगर हम NT निकालना है, टोटल मोल्स निकालना चाहें, टोटल मोल्स निकाल सकते हैं। दोनों को जब हम लोग प्लस कर देंगे तो NT मेरे पास आ जाएगा 4.5 प्लस 12, तो मेरे पास आ गए 16.25 मोल्स मेरे पास टोटल आ गए NT। फिर इसके अंदर हमें निकालना क्या क्या है, एक तो टोटल प्रेशर है PT, फिर दूसरी चीज़ है PO2 का, फिर तीसरी चीज़ है PHE का। ठीक है, तो अब हम लोग जो है सिंपल इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जो अब ये सोल्यूशन कैसे होगा, जो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन होती है हम उसी से ही जो है इसको निकालेंगे। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जनरल गैस इक्वेशन जो होती है कि PV=nRT वाला जो होता है, तो NT RT अपॉन V। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे, अगर मैं टोटल प्रेशर अगर निकालना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास टोटल मोल्स दिए हुए हैं, जो मेरे पास ये वाला रीजनल गैस कांस्टेंट होता है 0.0821। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पे 298 केल्विन है, वहाँ पे 25 डिग्री है। तो उसको जब 273 पे करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25 प्लस 273। अब स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो जाएंगे, 25 किधर से आया, 25 क्वेश्चन में दिया हुआ है,
हमें याद रखिएगा जो ये टेम्परेचर्स होते हैं ये केल्विन में लाजमी कन्वर्ट होते हैं, आप लोग नहीं करेंगे आपका आंसर गलत आएगा। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मेरे पास यहाँ पर है 20 DMQ। सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास टोटल आ जाएगा 19.88 DMQ। मेरे पास ये जो है प्रेशर आ गया। सॉरी, इसका प्रेशर का यूनिट DMQ नहीं होता है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, उसका होता है ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM। फिर सिमिलरली अगर जो है अब हम किसी निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ, अगर मैं ऑक्सीजन का निकालना चाहूँ PO2 का निकालना चाहूँ यानी, तो क्या होगा, यानी जो हमारे पास होता है कि जो उसका जो फार्मूला होता है यानी मोल्स ऑफ O2 और जो हमारे पास टोटल मोल्स हैं मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास टोटल प्रेशर आया है एंड टोटल। सिंपल वैल्यूज़ डालिए, डिवाइडेड बाय 16.25 मल्टीप्लाई बाय 19.88। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, जो मेरे पास PO2 आएगा वो मेरे पास आएगा 5.19 ATM। इसमें जो है हीलियम के मैं सॉल्व नहीं कर रहा स्टूडेंट्स, हीलियम आप लोग सॉल्व करें, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि हीलियम का क्या आ रहा है। मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ कि जो हीलियम के जो मेरे पास जो पार्शियल प्रेशर आएगा वो क्या होगा, P हीलियम यानी He, तो वो आएगा मेरे पास 14.8 ATM ये आएगा। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला न्यूमेरिकल भी फिनिश होता है। अब जो नंबर 10 में उसमें आपको जो है डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। जो सिंपल जो इक्वेशन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर मैं बारी बारी डिस्कस करके आप लोगों के साथ करूँगा। तो सबसे पहले आपको किसकी निकालनी है, कार्बन है हमारे पास यहाँ पे, यानी हमें जो डेल्टा H यानी निकालनी है। हमारे पास यहाँ पे कार्बन है प्लस हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो फिर हमें जो है इसकी यहाँ पे वैल्यूज़ डालनी है। तो जब मैं इसको करूँगा तो मेरे पास कार्बन और हाइड्रोजन से मेरे पास यहाँ पे मीथेन बनेगी। सिंपली इसको मैं बैलेंस यहाँ पे कर दूंगा। तो अब मुझे इसकी जो है HF निकालनी है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन जो हमारे पास है इसमें सबसे पहले जो पहली इक्वेशन है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन की प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन इक्वेशन है, इक्वेशन में C है तो उसमें C रहेगा। तो मैं ये वाली इक्वेशन को एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूंगा। जो इसका मेरे पास डेल्टा H होगा वो मेरे पास -286 है मेरे पास, हाँ 394 kg किलो जूल पर मोल। उसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे रहने दूंगा। फिर जो नेक्स्ट है उसमें हमारे पास है 2H2 है। तो अब इस वाली जो इक्वेशन है इसमें जो है हमारे पास H2 यानी सिंगल है, तो सिंपल है पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो
2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2 और इसका जो डेल्टा है वो भी जो है मेरे पास अब चेंज हो जाएगा। तो जब मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मेरे पास क्या आएगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ कि जब उसको मैं 2 से करूँगा तो 286 मल्टीप्लाई बाय 2 तो वो होगा मेरे पास 572 किलो जूल पर मोल। माइनस का, इसको आपको लाजमी याद रखना है। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा वाला पार्ट भी हो गया। अब हम जो है इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट वाला हमारे पास है जिसमें लास्ट रह गया, यानी जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट हमने कर लिए। अब जो हम लोग प्रोडक्ट वाली साइड है उसमें देखते हैं क्या क्या चेंजेस हमें करनी है। तो इसमें हमारे पास है, इसमें सिंपल हमें क्या करना है, यानी मीथेन है वो हमारे लेफ्ट साइड पे, तो हम इसको स्वैप कर देंगे। सिंपल है, स्वैप करने से हमारे पास जो बनेगा CO2 प्लस H2O gives us CH4 प्लस 2O2 और जो हमारे पास जो डेल्टा H है वो हमारे पास नेगेटिव में था, तो वो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, वो हमारे पास जो है अब पॉजिटिव में हो जाएगा। ये सबसे आसान सवाल होता है स्टूडेंट, अगर ये पेपर में आ जाए तो इसमें फुल उसमें आई थिंक 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का होता है, इसमें जो आपके मार्क्स पक्के ही पक्के। तो ये 890 kJ क्या है, सॉरी, kJ पर मोल है। ठीक है, अब जो हम सिंपल उसको ऐड कर लेंगे जो जो हमें चाहिए था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास क्या है, C प्लस 2H2। तो अब मैं जो इक्वेशन का लिख देता हूँ, C प्लस 2H2 गिव्स अस CH4। तो इसकी जो मेरे पास टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी जो आई है वो मैं अभी आप लोगों को 1 मिनट कैलकुलेट करके बता देता हूँ। हाँ, उसकी है -394 -572 और प्लस की हमारे पास कितनी है, प्लस की हमारे पास है 890। तो हमारे पास जो आई है वो आई है -76 किलो जूल पर मोल। ये जो हमारे पास जिसकी हैसेस लॉ के थ्रू जो हम सॉल्व करते हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है सेक्शन बी के जो है तमाम न्यूमेरिकल्स फिनिश होते हैं। सेक्शन सी में जो है सिर्फ एक न्यूमेरिकल है जो ली शेटलियर प्रिंसिपल वाला है, वो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करने लगा हूँ। बाकी जो है अगर आपको इक्वेशंस आइन बेसिक वाली मेथड की इक्वेशन समझनी है तो वो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को जो है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल उसको स्किप कर रहा हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे मुझसे व्हाट्सएप पे कर बोल दीजिएगा या मैं आप लोगों को। तो ली जो सेक्शन सी का जो न्यूमेरिकल है उसमें हमें ये बोला गया है कि स्टेट ली शेटलियर प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन इट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन द preparation of ammonia by Haber-Bosch, the reaction of methane with hydrogen and sulfide gives carbon sulfide and gives carbon sulfide। तो वहाँ पर मीथेन प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड की इक्वेशन है, कार्बन डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन दे रहा है। इफ द केसी ऑफ दिस रिएक्शन इज 727 डिग्री एंड इज 4.2 × 10⁻³ कैलकुलेट द Kp। इसमें हमें जो है Kp निकालना है। तो एक सेक्शन सी है, इसमें भी एक न्यूमेरिकल था तो वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है। सिंपल है, यहाँ पे हमारे पास जो क्या कहते हैं वो केसी दिया हुआ है। केसी जो है यहाँ पे मेरे पास 4.2 10⁻³
और जो यहाँ पर आर जो रीजनल गैस कांस्टेंट होता है वो होता है 0.0821। इसका पूरा यूनिट अगर मैं लिख दूँ तो ATM DM क्यूब मोल इनवर्स के इनवर्स। और जो टेम्परेचर हमारे पास है वो हमेशा याद रखिएगा 273 केल्विन होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके हम जो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन होती है Kp यानी जो Kp निकालने की, वो होती है Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n। तो सिंपल है, इसमें सबसे पहले हमें डेल्टा n निकालना होगा। हमें नंबर पता नहीं है कि डेल्टा n क्या है। तो अब इसके अंदर हम लोग सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लेता हूँ। Kp इज इक्वल टू Kc आर टी डेल्टा n। तो इसको मैं इक्वेशन 1 मैंने कह दी। फिर जो हमारे पास है यानी जो अच्छा डेल्टा n क्या होता है, सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो अब इसमें हमें जो है यानी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी कार्बमीथेन का 1 मोल है, हाइड्रोजन सल्फाइड के 2 मोल हैं। अगर मैं इसको 2 करूँगा तो वो 4 हो जाएगा। और सॉरी हाँ, और जो है इसमें रिएक्टेंट को हम लोग प्रोडक्ट से माइनस करेंगे। तो अगर डेल्टा एन को मैं अगर करना चाहूँ, यहाँ पे डेल्टा एन का मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ कि मोल्स ऑफ, मैंने प्रो लिख दिया, आप लोग इसे समझिएगा, माइनस सम है, सॉरी सम मोल्स। मैं इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, वीडियो लंबी ना हो जाए। आप लोग इसको स्किप नहीं कीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। वो जो स्किप करता है वो मुझे पता चल जाता है कि आप लोगों का वॉच टाइम कितना आ रहा है। तो इसलिए बोलना आप ही का फ़ायदा है, आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को केमिस्ट्री के पेपर में स्पेशली फर्स्ट ईयर में परेशानी ना हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एडमिशन अब ज़्यादा फर्स्ट ईयर की बेस पे होते हैं, आप लोगों को भी ये चीज़ पता है। तो इसमें हम मोल्स में अगर सब इसके जो है प्रोडक्ट यानी रिएक्टेंट में जाऊँ, सॉरी प्रोडक्ट में, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का मेरे पास जो है कार्बन डाइसल्फाइड का 1 है और H2 के 4 हैं। तो ये माइनस और 1 + 2, तो ये कितना हो गया 5 - 3। तो मेरे पास जो डेल्टा एन आ गया वो आ गया 2। ठीक है, अब मैं इक्वेशन 1 में वैल्यूज डाल दूंगा। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, आप कुछ भी लिखते पुटिंग द वैल्यूज वगैरह कुछ, मैं इसके अंदर वैल्यूज डाल रहा हूँ। Kp इज इक्वल टू Kc की वैल्यू क्या है 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। R की वैल्यू 0.082 मल्टीप्लाई बाय 273 का स्क्वायर। तो मैं पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ। तो वो मेरे पास हो जाएगा 502.356। इसको मैं अभी ब्रैकेट में ही रहने देता हूँ। ये हो जाएगा 4. फिर इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास Kp आ जाएगा मेरे पास 2.109। तो ये मेरे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ जो है जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो डिस्कस किए हैं। अब सेक्शन सी रह गई है, उसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जो है इसके सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी में जो हमें 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, स्टेट द पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ सेकंड और हाइड्रोजन एटम। फिर राइट द पोस्टुलेट ऑफ VSEPR थ्योरी, ड्रॉ द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग द
फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल एटम, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर। ली शेडली प्रिंसिपल इन न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों का सॉल्व किया है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर व्हाट इज एन आइडियल गैस, व्हाई रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ड्राइव वैन डर वाल इक्वेशन फॉर करेक्शन ऑफ वॉल्यूम प्रेशर। फिर है डिफाइन ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, describe the experimental demonstration of osmotic pressure using the label diagram, justify why osmotic pressure is considered a colligative property of solution, and provide 3 biological daily life examples of phenomena. Choice में है draw fully labeled bond Haber cycle for rubidium chloride RbCl, determine the lattice energy using this। ये जो है इसमें आपको जो है इसको सॉल्व करना है। फिर इसमें डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ शी एंड फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, हाउ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक एंड कॉपर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। फिर है डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंस एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको 3 इक्वेशन दी, इसमें आपको बैलेंस करनी है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ मैंने आप लोगों के साथ क्लास 11 गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज का जो केमिस्ट्री का पेपर था मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट डिस्कस किया, सॉल्व भी किया है, एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कंफ्यूजन कमेंट से व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।